नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे बाल मनोविज्ञान पेडागोजी के टॉप 75 प्रश्नों की बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रेट जितने भी आपके स्टेट लेवल टीटी एग्जाम हुए हैं, सभी मनोविज्ञान और पेडागोजी के इन 75 प्रश्नों में से पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है। और जितने भी प्रश्न पूछे गए, इन्हीं 75 प्रश्नों में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 8 से 10 नंबर आपके क्लियर हो सकते हैं। तो ये 75 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये 75 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रत्येक भाई बहन के लिए है, गृहिणी के लिए है, जिनका सपना है टीचर बनना, शिक्षक बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। और जायसवाल सर यानी मैं विजय जायसवाल आप सभी का वेलकम करता हूं, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का। शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। और एग्जाम के पहले ये पूरा वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। 6 सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो 6 सिद्धांत तो आपके कर्ट लेविन ने दिया था। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कर्ट लेविन आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी क्या है दोस्तों? तो जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसे गेस्टाल्टवादी कहा गया है। और इसमें किन किन का समूह शामिल है? तो गेस्टाल्टवादी में जर्मनी के विद्वान कोहलर, कोफा, वर्दीमर, इन तीनों का एक समूह है जिसे गेस्टाल्टवादी कहा गया है। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक हैं या थे? तो कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन साथियों संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक माने जाते थे। 5वां प्रश्न है, 6 सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? सभी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना अपना फीडबैक। तो 6 सिद्धांत किस किस नाम से जाना जाता है? तो 6 सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मनोविज्ञान सिद्धांत से, बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत से। इन 3 महत्वपूर्ण नाम से 6 सिद्धांत को जाना जाता है। अगर मान लीजिए आ गया स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत तो आपका 6 सिद्धांत ही होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान, तो मतलब स्थान, क्षेत्र और दिशा, ये चीज़ें आपको ध्यान दे लेना है। कर्ट लेविन के 6 सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जो कर्ट लेविन का 6 सिद्धांत है, इसमें जो क्षेत्र शब्द दिया गया है इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। जीवन मतलब आपके और हमारे जीवन में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, एरिया हैं, जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ठीक है, समुदाय का। तो कर्ट लेविन क्षेत्र के सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से होता है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का जो श्रेणी क्रम सिद्धांत है वह किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो आपके जो रॉबर्ट गेने हैं वह किस संप्रदाय के समर्थक माने जाते थे? तो दोस्तों ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और जो पहला प्रश्न हमने क्या किया था, कर्ट लेविन कहाँ के थे? तो कर्ट लेविन एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। और जो ये प्रश्न पूछा गया कि रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक है? संज्ञानवादी के हैं। और कहाँ के रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, 10th नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो रॉबर्ट गेने ने बालकों को जो है विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा है। और ये 8 भाग कौन कौन से हैं? संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया जिसे एसआर थ्योरी या एसआर अधिगम भी कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, ये 4 हो गए। और बहुवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो ये दोस्तों आपके 8 भाग जो रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा गया है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतर स्तर कौन सा है?
तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का निम्नतम स्तर जो माना जाता है वह संकेत अधिगम माना जाता है। रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत, तो रॉबर्ट गेने हैं जिन्होंने श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार अधिगम का जो सबसे उच्चतम स्तर होता है वह होता है समस्या समाधान अधिगम। नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? आपने पढ़ा होगा सीटेट की तैयारी में, या डीएड बीएड जब आपने किया होगा, डीएलएड, ठीक है, वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के उपरांत यानी बाद। जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है तो बालक का क्या है? अधिगम पूरा हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपके ईपी पॉलाव ने दिया था। कई बार पूछा जाता है, और शास्त्रीय अनुबंधन से एक प्रश्न जरूर आएगा, नोट कर लीजिएगा। ईपी पॉलाव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ईपी पॉलाव आपके व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी लोग नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खेत में बिजूका खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। सुल्तान में आधा ला है तो कोहलर में पूरा ला है। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। देखिए संप्रदाय कौन से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आपके किस संप्रदाय के समर्थक थे? यह समर्थक से एक प्रश्न जरूर आता है, नोट कर लीजिएगा। तो कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो चूहे पर अपना प्रयोग आपके स्किनर मनोवैज्ञानिक ने किया। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। जैसे आपके ईपी पॉलाव हैं वैसे ही आपके स्किनर भी हैं, ये व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? कोई भी जो नए रचनात्मक कार्य होते हैं उनको सीखने पर जो सिद्धांत बल देता है वह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, क्योंकि नए और रचनात्मक कार्य करना है, इसलिए अंतर्दृष्टि। देखिए कोई भी रचनात्मक कार्य होगा, रचना कर रहे हैं तो जो आपकी दृष्टि होगी बहुत ही गहन होगी, ठीक है, ठीक, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपके कोहलर मनोवैज्ञानिक ने दिया था। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर जो सिद्धांत उपयोगी है वह शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके ब्रूनर ने दिया था। 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 50 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल जो है 75 प्रश्नों का यह आपका वीडियोज है, यह क्लास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सिलेक्शन की दृष्टि से, जो 8 से 10 नंबर आपके पक्के कर देगा, कन्फर्म कर देगा। और प्रत्येक भाई बहन गृहिणी के लिए करते हैं, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानव विकास जो होता है किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? तो मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का, ये आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, ये आपको नोट कर लेना है। तो मानव विकास यानी हमारा जो आपका विकास है का योगदान किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए इनमें से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर मानते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से क्या कहेगा? मतलब प्रत्यक्ष स्वयं के अनुभव द्वारा ना सीखे, वह दूसरे के व्यवहारों द्वारा जो हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके वीडियो आपका प्रश्न आपको नहीं पता है, आप जो हम बोल रहे हैं उसके द्वारा अगर आप सीख रहे हैं तो इसको हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्या है? जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा व्यवहार से हम सीखते हैं, खुद के प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखते हैं, उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है
कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है। यानी हमारा और आपका जो मस्तिष्क है, सिर है, वह एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। वो चेतन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? वह कहलाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। वो चेतन के 3 स्तर कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो बताइएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास दोस्तों बौद्धिक विकास का मुख्य रूप से हिस्सा होता है। देखिए, हम आपके लिए भी एक मौका देते हैं, आप लोग कमेंट करें, अपने आप को एक पॉजिटिविटी में ले जाएं, ठीक है, सकारात्मक में ले जाएं, सकारात्मक माइंड हो आपका, सकारात्मक मूड बने आपका, ताकि आप लोग कमेंट करें, उत्साह में कमेंट करें कि आपसे ये बन रहा है। इसलिए कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी एकदम आपके न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। साथियों, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, बालक बालिकाएं हैं, वह एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? वह एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो बच्चों का मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा होनी चाहिए। वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो आपके वाइगोस्की हैं, वे बच्चों को सीखने में इनके जो महत्वपूर्ण कारक पर बल दिया है वह दोस्तों है सामाजिक। वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे के रोने का कारण क्या होता है? बच्चे के रोने का कारण संवेगात्मक दुश्चिंतता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण जो लिखना है वह हो जाएगा। अगला, जो किशोर होता है वह किसका अनुभव कर सकता है? तो जो किशोर होता है वह दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है माई फैमिली, मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। देखिए, संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसका कहना है? देखिए, उत्तेजित दशा की बात कर रहे हैं और संवेग व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये किसका कथन हो जाएगा? सभी लोग नोट करें, वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसका कथन है? वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। वुड यानी लकड़ी होता है और वर्थ यानी जन्म होता है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा में सबसे अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वह स्वनिम होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है और स्वनिम बोलचाल की भाषा के उच्चरित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात पे अंतर स्पष्ट किया जाता है। स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा बोली में समान स्वनों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान संबंधी प्रश्न उत्तर अध्ययन आपके शिक्षक बनने का सपना साकार करते हैं। इसलिए कहते हैं सिलेक्शन सर्वोपरि है। और विशेष तौर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, कंसेप्ट माना जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? कठोर शब्द है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो किस पूर्वग्राही, ये भी ध्यान दीजिए कौन से ग्राही हैं? पूर्वाग्राही किशोर किशोरी
अपने किसके प्रति कठोर होते हैं? तो साथियों वह समस्या के प्रति कठोर होते हैं। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? साथियों बालिकाओं की लंबाई जो है अगर बाल्यावस्था में देखा जाए तो लड़कियों की ज़्यादा होती है, और अगर हम देखें तो 14-15 साल से लेके 18-19 साल तक के इसमें क्या होता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक वृद्धि होती है, और बाल्यावस्था में किसकी होती है? लड़कियों की अधिक होती है अकॉर्डिंग टू बॉयज। दिवास्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो दिवास्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की जो अवस्था है वह किशोरावस्था कहलाती है। दिवास्वप्न, यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया था। विकास के संबंध में सही कथन कौन सा हो जाएगा? मेरे सभी कमेंट कीजिएगा। तो विकास के संदर्भ में साथियों जो हमारा सही कथन हो जाएगा वह होगा विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। जो विकास होता है, देखिए विकास निरंतर चलता रहता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन मृत्यु जो है वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय सीमा पर चलती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो विकास के संबंध में सही कथन है कि विकास जो होता है वह संपूर्ण पक्षों में होने वाला एक परिवर्तन होता है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है? विकास जो है केवल एक ओर ना हो के कि आपका एक अंग विकास हो जाए दूसरी ओर ना हो, एक हाथ बढ़ जाए दूसरा ना बढ़ जाए, ठीक है, एक आंख से छोटी हो बड़ी हो, ये थोड़ी विकलांगता की बात करेंगे। लेकिन अगर विकास की बात करें साथियों तो यह सिद्धांत जो होता है वर्तुलाकार, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार बताता है। जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है? तो जन्म के समय जो शिशु रोता है वह वातावरण के परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहाँ का जो लालन पोषण है वह क्या है, सभी लोग जो वातावरण होता है, एरिया होता है, वह एक अलग हो, डिफरेंट होता है। लेकिन जब वह धरती पर अवतरण लेता है, जन्म होता है, तो उसे वातावरण का परिवर्तन होता है, इससे जो है बच्चा रोने लग जाता है। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो शैशवावस्था में ऐसी ग्रंथि का प्रभाव होता है जिस पर बालिकाएं जो हैं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती है, माता के प्रति नहीं। यहाँ पे पिता प्रश्न दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रा प्रभाव के कारण। एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, इसके प्रभाव के कारण जो है अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। क्लार्क और बीच में नर चिंपांजी के शरीर में क्या होता है? तो क्लार्क और बीच में नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स जो है प्रवेश कराए थे। किसकी बात करेंगे? स्त्री हार्मोन्स जो है प्रवेश कराए थे। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। तो बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का किसका है? गुणनफल का है। जो बालक का विकास होता है तो वंशानुक्रम गुणे वातावरण हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल बालक का विकास होता है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? तो जीवन का सबसे कठिन समय या काल जो होता है वह किशोरावस्था का होता है। आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। बालक के अस्थायी दांतों की संख्याएं कितनी हैं? तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20 हैं दोस्तों। और बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं जब भी बात करते हैं एक ही नाम आता है, वह आता है दोस्तों जीन पियाजे द्वारा। जी हाँ, पहली अवस्था संवेदी कामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 वर्ष से 11 अवस्था तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और 11 वर्ष से आगे की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। 4 महत्वपूर्ण ये अवस्थाएं हैं, वह विद्वान आपके जीन पियाजे जी द्वारा पहचान की गई थी।
डिस्कैल्कुलिया का संबंध किससे है? तो आंकिक क्षमता से डिस्कैल्कुलिया का संबंध होता है, यह गणितीय गणना की बात करेंगे। शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ दोस्तों सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली को में स्वीकारना होता है। तो शिक्षा में समावेशन मतलब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, किसके तुल्य है? तो आरवी कैटल की जो तरल बुद्धि है वह वंशानुगत कारकों के तुल्य होती है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो स्वयं की भावनाएं और उससे जो संवेग होते हैं उनको नियंत्रित करने से संबंधित जो बुद्धि होती है साथियों, उसको भाषाई बुद्धि कहा जाता है। स्वयं की भावना, जब आप स्वयं की भावना अपने अंतर मन से बोलते हैं तो जो आपकी भाषा होगी, जो अपनी भाषा आपने सीखा होगा, ठीक है, संवेगों को नियंत्रित करने जो संबंधी बुद्धि होती है तो वह आपकी एक भाषाई बुद्धि कहा जा सकता है, वो भाषाई बुद्धि ही होती है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सभी को पता होगा, बार बार पूछा गया है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो है सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। यह प्रश्न आ गया, समान बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? यहाँ पे कमेंट करें। मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, सिलेक्शन पाना है, मेहनत करना है और इस बार टीटी एग्जाम को क्रॉस करना है, क्रैक करना है और अपना जो संभावित यहाँ पे स्कोर है 120 प्लस का वह प्राप्त करना है आउट ऑफ 150 में से। साथियों, प्रश्न है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? वह है बिने और साइमन। जब भी मानसिक आयु की बात की जाए बिने साइमन का नाम जो है सर्वोपरि ही आता है। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि या आईक्यू वाले बच्चों किस श्रेणी में रखेंगे? देखिए, बुद्धिलब्धि से एक प्रश्न आएगा और लेवल से प्रश्न आएगा। तो 140 से अगर बुद्धिलब्धि अधिक है तो वह साथियों प्रतिभाशाली श्रेणी पर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की जो मानसिक क्रिया है, यह कथन साथियों क्रो का है। देखिए, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक क्रिया, सृजनशीलता मौलिक परिणाम, अव्यक्त और मानसिक क्रिया, तो यह कथन जो है आपका क्रो का हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो मानसिक आयु की जब भी बात कर रहे हैं, हमने बात भी आपको कर दिया कि बिने और साइमन का नाम सर्वोपरि आ जाता है। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? बिने और साइमन ने दिया। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नीचे यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, एक तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम द्वितत्व सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वह आपके और कोई नहीं, स्पीयरमैन हो जाएंगे। दोस्तों, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का एक ब्रिटेन का प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कई बार पूछा जाता है कि स्पीयरमैन जो है आपके कहाँ के वैज्ञानिक थे, कहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? तो यह हो जाएगा साथियों ब्रिटेन के। उन्होंने 1904 में यह समझने का प्रयास किया कि बुद्धि कितने कारकों और तत्वों से मिलकर बनी है तथा उन्हें अपने अध्ययनों के आधार पर 1927 में बुद्धि के 2 कारकों या तत्वों का उल्लेख किया है। एक को समान तत्व या जनरल फैक्ट या हम जी फैक्ट, देखिए जी फैक्ट और एस फैक्टर आता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो जी फैक्टर होता है जनरल एक सामान्य तत्व होता है, एस फैक्टर होता है वह स्पेशल होता है, तथा दूसरे को विशिष्ट तत्व या स्पेसिफिक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कहते हैं, स्पेशल ना होके आपका यह स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसे हम एस फैक्टर कहते हैं, ये विशिष्ट तत्व होता है। इसकी संज्ञा आपके स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत कहा गया है, एस और जी फैक्टर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यह डिटेल। अब बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर
बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। साथियों, गिलफोर्ड ने जो है मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का जो वर्णन किया है वह दोस्तों 3। तो गिलफोर्ड ने 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है, और वह 3 कौन कौन से हैं अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, अपना अपना फीडबैक और साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह किसने कहा है? देखिए, हम अक्सर अपने घरों में देखते होंगे, जब हम किशोरावस्था में कोई बच्चा होता है, 12 से लेकर 18 तक की अवस्था जब बच्चा कोई होता है, तो जब कोई हमारे जो माता पिता है या बब्बा जी कोई भी है, हमसे सयाने हैं, वृद्ध है, उसको कुछ रोक टोक करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो क्या होता है, बालक जो होता है, किशोर जो होता है, वह अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, मार्ग में वह बाधा समझता है प्रौढ़ों को। तो यह कहा किसने है? यह कॉल्सनिक ने कहा है। बाधा समझना एक कॉल के समान समझ लेते हैं, कॉल्सनिक। काल यानी समय, सैनिक यानी रक्षा करना। तो समय के साथ रक्षा करना प्रौढ़ों का हमेशा कार्य होता है किशोरा की, जो कि बाधा भी समझते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व जो है बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह साथियों कथन किसका है? तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। ये कथन साथियों आपके जरसिल्ड का है, नोट कर लीजिएगा। 25 से कम बुद्धि वाला जो बालक है वह क्या कहलाएगा? वह जड़ बुद्धि कहला जाएगा। जो 25 से कम बुद्धि वाला जो बालक हो जाएगा वह जड़ बुद्धि वाला बालक कहला जाएगा या कहा जाएगा। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व होता है। यह किसने कहा है? साथियों, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य जो मूल तत्व होता है, यह कहने वाले रॉस ने कहा है। रॉस जो है, इनको यौन जो है बहुत ही रास आता है, और सभी बच्चों को जो है जब किशोरावस्था में होते हैं तो यौन उनको रास आ जाता है। तो यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व। यह किसने कहा? रास ने कहा। और यह संभावना है यह प्रश्न आने की, आकाशवाणी भी हो गई है कि यह प्रश्न आने की ज़्यादातर संभावना है, नोट कर लीजिएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? यह कथन साथियों हैविंग हर्स्ट का कथन है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक किसका कथन है? हैविंग हर्स्ट का कथन है। साथियों, नज़दीक ही है क्योंकि टोटल 75 प्रश्न हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, और ये मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी, पेडागॉजी के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सिलेक्शन की दृष्टि की बात करेंगे तो पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है और करने में असमर्थ रहता है। ये कथन आपके सीरियल वर्ड का है। अब देखिए यहाँ पे आंसर हम कैसे याद कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे है। एक कक्षा नीचे का मतलब स्तर की बात कर रहे हैं। एक कक्षा नीचे होना नहीं स्तर गिरना या बढ़ना, तो स्तर से संबंधित हो गया। ठीक है, तो सीरियल स्तर को आप इंग्लिश से क्या बोलते हैं? सीरियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सीरियल बर्ट ने किया, ये आप लोग याद कर सकते हैं। एक याद करने का कथन भी हो जाता है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि जायसवाल सर ने ऐसा बताया था और इसका आंसर ये हो जाएगा। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? तो समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार जो होता है अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। तो यह कथन आपके किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन वैलेंटाइन का है, क्योंकि समस्या कब आती है? जब वैलेंटाइन आता है। समस्यात्मक बालक बालिकाओं कब आती है? जब वैलेंटाइन आता है, और गंभीर रूप से यहाँ पे असमान भी होता है।
तो यह वैलेंटाइन का कथन है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, यह किसने कहा? तो वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, यह आपके हिले ने कहा था। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? ठीक है, 5 प्रश्न और कम बचे हुए हैं, इनको भी आइए हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। बालू का ढेर आपको याद भी आ गया होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को पढ़ा होगा, उनको आंसर को आपने पढ़ा, देखा, समझा होगा। तो बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो साथियों, बहुतत्व सिद्धांत को। बालू का ढेर बहुत बड़े कण होता है, बालू के छोटे छोटे कण होते हैं, तो ढेर लगना यानी कि बहुत बड़े पहाड़ टाइप बालू के छोटे छोटे कण होना, ठीक है, बहुत सारे कण होना। तो बुद्धि के सिद्धांत में बालू का ढेर जो है बहुतत्व सिद्धांत को संबोधित किया गया है, कहा गया है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? यानी अगर अब किसी को आपको चेहरे अगर आप देख लेते हैं तो उसकी बुद्धि का पता लगा लेते हैं, यह कथन कहने वाले लेवटर है। मतलब किसी भी चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगा लेना यानी कि उनका लेवल चेक कर लेना, तो लेवटर की बात करेंगे। कथन किसका है? व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन लेवटर का है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? तो वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालक बालिकाएं जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया है। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता, मात्रा, दर और गुणवत्ता, 2 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो विशिष्ट होता है यह कथन टर्मन और ओडन, इसमें भी 2 आपके वैज्ञानिक शामिल हैं। तो मात्रा, दर और गुणवत्ता का संबंध किससे है? टर्मन और ओडन से है। 75वां प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है, क्योंकि कोहल का वर्ग का संबंध नैतिकता से सर्वोपरि है। तो साथियों, ये रहे आज की क्लास बेहतरीन वीडियोज़ के बाल मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी, पेडागॉजी, बाल विकास के महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र के 75 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है 8 से 10 नंबर आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, ये वीडियोज आपको कैसे लगा? ये क्लास आपके महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट था, जो निचोड़ था, वह आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाकी क्लासेज आपके चल रही हैं, बेहतरीन वीडियोज आपको मिल जाएंगे ताकि आप प्रिपरेशन टाइम पर बेहतर तैयारी कर सकें कम समय में। अगर आपको एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ गया है तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो कुछ भूल रहे हों तो एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करके मदद भी कर सकते हैं दूसरा का, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, शिक्षा ज्ञान उतना ही बढ़ता जाता है। जिसे शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, जब आप बच्चों से शेयर करते हैं, देखते होंगे वही चीज़ें जो है 1 साल 2 साल पढ़ाते हैं, शेयर करते रहते हैं बच्चों से, तो ज्ञान आप में ऑलरेडी बढ़ता ही जाता है। क्योंकि माँ सरस्वती अभिनंदा की ऐसी महान कृपा है, उनकी एक महान दया है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। मैं आपके साथ जसपाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम एवं शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जो सफलता के रास्ता उसमें हमेशा अग्रसर रहें और सफलतापूर्वक प्राप्त करें। माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।